हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 5000 प्लस जीके सीरीज के 12वें क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये जो हम लोग क्लास लेकर के आ रहे हैं, ये आप सभी के आने वाले अगले एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। और इस वीडियो के बीच आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना भी मिलेगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए राज राजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन सी राज राजा द्वितीय, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही जवाब है राज राजा द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी कैकूबाद, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बहमन शाह। भारत में गुलाम वंश का शासक कौन था? ऑप्शन ए है सही, इसका जवाब इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसने दिल्ली सल्तनत पे 1206 से 1210 तक शासन किए थे। चलिए अब देखेंगे आज का तीसरा प्रश्न। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए जोधाबाई, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी जीजाबाई, ऑप्शन डी पुतलीबाई। इसका सही जवाब है जीजाबाई। अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था और उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। अब देखते हैं आज के क्लास का चौथा प्रश्न। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें सभी ने अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी लाहौर में। वर्ष 1929 में। इसका सही जवाब आपको होगा लाहौर, ऑप्शन डी। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें सभी ने अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, यह लाहौर में आयोजित की गई थी। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न संख्या 5। हमारे देश का संवैधानिक नाम है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भारत अर्थात इंडिया, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी आर्यावर्त। यहाँ पे तथा जो है एक्स्ट्रा टाइप हो गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में ही वर्णित है, भारत का जो नाम है भारत संघ का, भारत अर्थात इंडिया होगी, या इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिया दैट इज भारत। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन सी एचडी देवगौड़ा, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो है ये हमारे 14वें प्रधानमंत्री हैं। और आपसे बता दूं कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री की गिनती नहीं की जाती है। और ये इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। 6 जुलाई 1901 को हुआ था। और 1951 में यह जनसंघ की स्थापना किए थे। और आपसे बता दें कि भारत के कोलकाता पोर्ट और जम्मू कश्मीर के चिनारी नासिर सुरंग का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। कोलकाता पोर्ट और जम्मू कश्मीर का चिनारी नासरी सुरंग, दोनों का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे किया गया है। चलिए अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न।
भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 7500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6100 किलोमीटर। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही जवाब होगा 7500 किलोमीटर। भारत के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है, लेकिन द्वीपों को मिलाकर के भारतीय तटरेखा की जो लंबाई जो है वह 7516 किलोमीटर लगभग हो जाती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7500 किलोमीटर। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गोवा। मसालों का बगीचा उपनाम से केरल प्रसिद्ध है और यह भारत के सबसे साक्षर राज्य है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर यहीं पे है, लगभग 100%। चलिए अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। काकरा पार परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी कृष्णा घाटी। काकरा पार परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ताप्ती नदी। और आपसे बता दें, ताप्ती नदी पे एक और परियोजना है, उसका नाम है उकाई। और नर्मदा घाटी पे सरदार सरोवर परियोजना है, इस पे है सरदार सरोवर। और कृष्णा घाटी पे है नागार्जुन सागर। चलिए अब देखेंगे हम आज का अगला प्रश्न, संख्या 11। कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। सिलिकॉन वैली भारत का बेंगलोर। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इस तरह के प्रश्नों का पूरा संग्रह मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से मेरे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े, और आप वहाँ पे भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका जवाब और नोट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पवन की दिशा से, ऑप्शन बी पवन के वेग से, ऑप्शन सी लहरों की तीव्रता से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? फेरेल का सिद्धांत पवन की दिशा से संबंधित है। पृथ्वी के घूर्णन में लग रहे कोरियोलिस बल के प्रभाव पर यह आधारित है। इस नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा से दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती है। तो याद रखना है कि यह उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा से राइट साइड मुड़ती है और राइट पोल पे अपनी दिशा से नॉर्थ पोल पे मुड़ती है, जस्ट अपोजिट। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। एनु जनजाति समूह जापान के होक्काइडो एवं उत्तरी होन्शु द्वीपों में तथा रूस के कुरिल द्वीप समूह, कमचटका प्रायद्वीप और सखालिन क्षेत्रों में निवास करती है। तो दोस्तों अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न, संख्या 14। दाब की एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी डाइन। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होती है। न्यूटन और डायन जो है ना, दोनों फोर्स का यूनिट है। तो दोनों में अंतर ये है, न्यूटन जो है एसआई यूनिट है और डायन जो है वो सीजीएस में है। और एक न्यूटन बराबर होती है 10⁵ डायन। और एक पास्कल बराबर होती है 1 न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। तो दाब की सही मात्रक होगी पास्कल, और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न संख्या 15। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। प्रत्यानयन, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी आवर्तकाल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। ऑप्शन ए प्रत्यानयन, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी आवर्तकाल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सरल आवर्त गति में स्थित नहीं, यहाँ पे होता है स्थिर। ये थोड़ा सा टाइप हो गया है। तो सरल आवर्त गति में आवर्त गति स्थिर रहता है। और आपसे बता दें, प्रत्यानयन बल वह होती है जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या दबाते हैं, उसके बाद अपनी पुनर्वस्था में आने के लिए जो बल लगाती है उसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न संख्या 16। वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? ऑप्शन ए है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से नापते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। बैरोमीटर पारे के दाब के आधार पर बनाया जाता है, और बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई जितनी होती है वही ऊंचाई वायुमंडल का दाब होता है। बैरोमीटर में बैरोमीटर में Hg मरकरी होती है, और ये जितनी ऊंचाई तक रहती है वायु दाब भी उतनी ही ज़्यादा होती है। चलिए अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न संख्या 17। विद्युत वाहक बल बराबर होता है ऑप्शन ए बल के, ऑप्शन बी ऊर्जा के, ऑप्शन सी ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के, ऑप्शन डी कार्य के। विद्युत वाहक बल बराबर होता है, तो विद्युत वाहक बल बराबर होता है ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के, जिसे हम E बराबर बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E बराबर W बटा Q। W हो गई वर्क ऊर्जा, और उसके नीचे Q आवेश। तो विद्युत वाहक बल बराबर होती है ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। चलिए अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है, ऑप्शन बी परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं, ऑप्शन सी एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है, ऑप्शन डी समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। डाल्टन की पद्धति के अनुसार ऑप्शन सी यानी कि एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। डाल्टन साहब के पहले हम लोग को पता था कि अणु जो है ना वह विभाज्य नहीं होती है, परमाणु विभाज्य नहीं होती है, लेकिन इनके बाद पता चला कि अणु जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होते हैं, और परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डाल्टन साहब ने ही किए थे। चलिए अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न संख्या 19। अगला प्रश्न संख्या 19। दो ऐसे वाष्पशील द्रवों जिनके क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए साधारण आसवन से, ऑप्शन बी प्रभाजी आसवन से, ऑप्शन सी वर्ण लेखन से, ऑप्शन डी भाषा आसवन से। दो ऐसे वाष्पशील द्रवों जिनके क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है के मिश्रण को पृथक करते हैं। साधारण आसवन से, प्रभाजी आसवन से, वर्ण लेखन से, भाषा आसवन से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रभाजी आसवन। तो आसवन से हम दो कम क्वथनांक जहां पे बहुत अधिक अंतर नहीं होता है वैसे मिश्रण को अलग करते हैं, और ऐसे में हम आसवन के प्रभाजी आसवन प्रकार को लेते हैं। आसवन विधि जो है उसके भी कई विधि होते हैं, साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन और भाष आसवन। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न
सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोडियम को जल में डालने पर, तो चलिए देखते हैं इसको। सोडियम Na प्लस जल H2O, इसको जब रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये जो है 2NaOH और प्लस में हाइड्रोजन H2 देगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। सोडियम को जब जल में डालेंगे तो उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, निकलेगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 21। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए उंगलियां, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी छाती और ऑप्शन डी कशेरुकाय। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होगी? ऑप्शन ए उंगलियां, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी छाती, ऑप्शन डी कशेरुकाय। सबसे अधिक हड्डी मानव शरीर के उंगली में होती है। उंगली में 56 हड्डी होगी और छाती में 24 होती है। मस्तिष्क की बात करें तो इसमें मात्र 8 होती है और कशेरुकाओं में 33 होती है। तो सर्वाधिक हड्डी उंगलियां में होती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 22। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? विटामिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी विटामिन ई। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते आयरन के मुख्य स्रोत है, प्रबल स्रोत है। चलेंगे अब देखते हैं आज के अगला प्रश्न। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी परिसंचरण, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी श्वसन। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी परिसंचरण, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी श्वसन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्वसन। ऊष्मीय ऊर्जा श्वसन क्रिया में निहित होती है। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न संख्या 24। कौन सी दवा टाइफाइड उपचार में लगती है? ऑप्शन ए सल्फा ड्रग, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी क्लोरोक्विन, ऑप्शन डी क्लोरोमाइसेटिन। टाइफाइड उपचार में कौन सी दवा लगती है? तो क्लोरोक्विन। और ये जो क्लोरोमाइसेटिन है, इसका जो यूज है टाइफाइड में होती है। अगला प्रश्न है कौन सी दवा टाइफाइड उपचार में लगती है? ऑप्शन ए सल्फा ड्रग, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी क्लोरोक्विन, ऑप्शन डी क्लोरोमाइसेटिन। टाइफाइड में क्लोरोमाइसेटिन लगती है और क्लोरोक्विन लगती है मलेरिया में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 25। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी योजना आयोग। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। वित्त आयोग की स्थापना जो है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 26। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक गुप्तचर संगठन है। ऑप्शन बी औद्योगिक विकास बैंक, ऑप्शन सी कृषि विकास बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नाबार्ड कृषि विकास बैंक है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म की बात करें, पूरा नाम की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और नाबार्ड को रिजर्व बैंक के अधीन कृषि साख विकास, ग्रामीण आयोजन, साख विक्रय और कृषि पुनर्वित्तीय विकास निगम के कार्यों को सौंपा गया है। तो ये था नाबार्ड, एक जो है कृषि विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी।
अब देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 27। औद्योगिक क्रांति से क्या आया? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी आधुनिक युग, ऑप्शन सी प्रज्ञात्मक क्रांति, ऑप्शन डी फांसीइज्म। औद्योगिक क्रांति से क्या आया? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी आधुनिक युग, ऑप्शन सी प्रज्ञात्मक क्रांति, ऑप्शन डी फांसीइज्म। तो औद्योगिक क्रांति से पूंजीवाद आया। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 28। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी रांची। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का मुख्यालय, इसका सही जवाब है जमशेदपुर। टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को का मुख्यालय जमशेदपुर झारखंड में है। वर्तमान में टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील लिमिटेड हो गया है। टाटा स्टील लिमिटेड हो गया है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 29। पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पेडोलॉजी, ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी खदान, ऑप्शन डी हवा। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न संख्या 30। ट्राई का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए है ट्रांस रोडवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट एंड रोड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का पूरा नाम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना ट्राई एक्ट 1997 के तहत फरवरी 1997 में की गई थी और वर्तमान में ट्राई के चेयरमैन पीडी बघेला है। पीडी बघेला। तो ये था आज का 30 प्रश्न और एक पिछले प्रश्न संख्या 18 जिसका आंसर शायद गलत बतला दिए हैं। इसको फिर से कराते हैं। क्वेश्चन है डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होता परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। तो ये था आप लोग का आज का क्लास। आप लोग क्लास के बारे में राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें और तब तक आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जहां पे आप लोग को महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर उपलब्ध कराई जा रही है और वहां पे आप लोग को पीडीएफ के रूप में भी नोट्स मिलेगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण सूचना कि आप लोग को अब हम लोग टेलीग्राम चैनल के साथ यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे।